जज साहब, ये जो सामने बैठी है आरती मिश्रा, एमएलए अरविंद की बहन और आलेख की बुआ। मेरी बर्बादी की शुरुआत इसी से हुई। आज भले यह मुझे दुश्मन मानती हो जज साहब, पर एक समय में यह मेरी बहुत ही नज़दीकी सहेली हुआ करती थी। पर पीठ में छुरा भोंकना इनकी खानदानी आदत है, और इस आदत की चलते इन्होंने अपनी सबसे नज़दीकी सहेली को भी नहीं छोड़ा। खैर, वो मैं बाद में बताऊंगी। पर सबसे पहले डिफेंस लॉयर जी, जो आपने कहा कि मैं 6 महीने पहले एमएलए साहब के ऑफिस और उनके बंगले पर चक्कर लगाती थी, तो उसका ये रहा सबूत कि मैं वहां क्यों जाती थी। आदर्शनी ने कहा तो अभिराम ने उसके बैग से एक पेपर निकालकर जज साहब की तरफ बढ़ा दिया। जज साहब, विभाग की तरफ से मेरा प्रमोशन रुका हुआ था। मुझे बार बार परेशान किया जा रहा था, मुझसे घूस मांगी जा रही थी जो कि एमएलए अरविंद साहब की तरफ से ही था, और मुझे सीधा सीधा कहा गया था कि यह पैसा अरविंद सर के पास जाना है। अगर चाहते हो कि कोई रियायत हो तो जाकर अरविंद सर से बात करो। और इस वजह से मुझे उनके ऑफिस में जाना पड़ा, बार बार जाना पड़ा। इनसे निवेदन करना पड़ा कि मेरा प्रमोशन ना रोकें, क्योंकि जितना पैसा इन्होंने मांगा था उतना देना मेरी औकात के बाहर था। मैं एक बच्ची की माँ हूँ, एक ऐसी बच्ची जो कि एक बीमारी से पीड़ित है, जिसके लगातार सेशन होते हैं, जिसे लगातार थेरेपी दी जाती है, ना सिर्फ इस शहर में बल्कि दूसरे शहर में भी ले जाकर मैं इलाज कराती हूँ। इतना खर्च करने के बाद इस घूसखोर एमएलए को घूस देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। पूरे 1 महीने तक इन्होंने लगातार मुझे अपने ऑफिस के और बंगले के चक्कर कटवाए। तब जाकर इन्होंने 50% डिस्काउंट दिया। और जज साहब, पता है आपको 50% कितना था? 5 लाख। पूरे 5 लाख रुपए दिए मैंने इनको, ताकि मेरा प्रमोशन ना रुके, वरना प्रमोशन न होने पर मुझे 15 लाख का नुकसान हो रहा था। और यह रही बैंक डिटेल्स। आदर्शनी ने अभिराम को इशारा किया तो अभिराम ने एक दूसरा पेपर निकालकर जज साहब को दे दिया। सरकारी कर्मचारी हूँ, हर जगह बिल रसीद संभालने होते हैं, तो ये कैसे न संभालती। इस बैंक डिटेल से आपको क्लियर हो जाएगा कि पैसा किसके अकाउंट से किसके अकाउंट में गया। हाँ, ये सच है कि अरविंद ने डायरेक्ट पैसा नहीं लिया, और यह पैसा अरविंद के साले के अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने कहा था। और यह पूरा रिकॉर्ड है उनके साले का, जिनको मैं जानती पहचानती भी नहीं हूँ। यूं ही तो पैसे नहीं दे दूंगी किसी अनजान को। आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि यह पैसे मैंने उनको क्यों दिए। जैसा कि वकील साहब ने कहा, तो अगर मेरे इनके बेटे या इनके अन्य नेताओं के साथ संबंध होते हैं तो क्या मुझे ये 5 लाख देने पड़ते? आदर्शनी बोली। तो अरविंद का चेहरा कठोर हो गया, तो वही जज साहब के माथे पर भी बल पड़ गए। इंस्पेक्टर, एक इंक्वायरी बिठाई जाए इन एमएलए साहब के खिलाफ। ऑर्डर मैं निकाल रहा हूँ। जो इनके ऊपर घूसखोरी का इल्जाम लगा है, इसकी अंदर तक जांच होनी चाहिए, और अगर यह गुनहगार साबित होते हैं तो इन्हें सजा होगी। जज साहब ने इंस्पेक्टर को ऑर्डर दिए। और एक बात जज साहब, मुझ पर और मेरी बेटी पर जानलेवा हमला हुआ, और उस हमले को करवाने वाले भी यह एमएलए साहब ही थे, क्योंकि इन्हें डर था कि आज की हियरिंग में केस बदल जाएगा और आलेख गुनहगार साबित होगा क्योंकि आपती के होने वाले बच्चे की रिपोर्ट आलेख के साथ मैच होनी ही थी। क्या मतलब? जज साहब बोले। तो इंस्पेक्टर ने तुरंत अरविंद का वह आदमी लाकर खड़ा कर दिया जिसे आदर्शनी के घर से पकड़ा था, और उसने किसी तोते की तरह अरविंद का पूरा काला चिट्ठा खोल कर रख दिया कि किस तरीके से अरविंद ने उसे भेजा था आदर्शनी को डराने धमकाने के लिए। एमएलए साहब को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन पर कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहब ने कहा तो इंस्पेक्टर एमएलए साहब की तरह बढ़ गया, और उसने वही कोर्ट रूम में उनके हाथों में हथकड़ी पहना दी। जज साहब, आपसे विनती है कि अभी इन्हें इस अदालत से बाहर ना भेजा जाए, क्योंकि इन्होंने जो कर्म किए हैं उनका क्या फल निकलने वाला है वह यह अपने आंखों के सामने देखते हुए जाएंगे तो शायद बेहतर होगा, और शायद और लोगों को भी सबक मिलेगा। आदर्शनी ने कहा तो इंस्पेक्टर ने जज साहब के कहने पर एमएलए साहब को अदालत में ही रहने दिया। अभिराम हल्का मुस्कुराया और आपती को देखा, जो कि आंखें बंद करके वहीं टिक गई थी, और अथर्व ने आकर उसे थाम लिया था। जज साहब, इन सब बातों से यहाँ एक बात साबित हो चुकी है कि अरविंद घूसखोर होने के साथ साथ ही बहुत बड़े गुंडे भी हैं। लोगों को डराना धमकाना, उनके साथ गलत काम करना इनका रोज का काम है। अभिराम बोला और आलेख को देखा। अब बात करें अगर आलेख की, तो आलेख भी गिरा हुआ और चरित्रहीन लड़का है, और इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं कुछ गवाहों को बुलाना चाहूँगा, अभिराम ने कहा। और तुरंत ही उसके कुछ गवाह अदालत में पेश हुए, जिन्होंने आलेख के खिलाफ गवाही दी कि किस तरीके से वह अपने फार्म हाउस पर लड़कियों को बुलाता है, उनके साथ जबरदस्ती करता है और उन्हें ब्लैकमेल करता है, और जिसमें पूरा साथ देते हैं एमएलए साहब के कुछ खास लोग और आलेख के ये दोनों दोस्त। आलेख का व्यक्तित्व कैसा है, इस बात का यहाँ मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि अगर किसी के साथ कुछ गलत किया है तो उन लोगों ने रिपोर्ट नहीं लिखा है, इसका मतलब कि वहाँ भी आपसी सहमति थी। यहाँ पर मुद्दा है कि आलेख ने आपती के साथ जबरदस्ती की है कि नहीं की है। तो वह जज साहब आपके सामने स्पष्ट कर चुका हूं कि यहाँ पर आलेख ने जबरदस्ती नहीं की, बल्कि उसे फंसाया गया है, क्योंकि आदर्शनी खुद एक चरित्रहीन औरत है। अरविंद जी को गलत साबित करने से या आलेख को गलत साबित करने से आदर्शनी कहीं से भी सही साबित नहीं हो जाती।
इसलिए इन सब बातों को इस केस से ना जोड़ा जाए जज साहब। डिफेंस लॉयर ने कहा, बिल्कुल वकील साहब, अभी हम लोग इसी मुद्दे पर आ रहे हैं कि चरित्रहीन आदर्शनी जी है या वह लोग जिनके कहने पर आप ये केस लड़ रहे हो। अभिराम ने कहा और आदर्शनी की तरफ देखा। जज साहब, मेरे चरित्र के बारे में ये जो कुछ भी कह रहे हैं उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे किसी को चरित्र प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है। मेरा व्यवहार, मेरा चाल चलन मेरे आसपास के लोग देखते हैं, समझते हैं। मेरे ऑफिस का स्टाफ, मेरे पड़ोसी सब जानते हैं कि मैं कैसी हूँ। आपती के पिता का नाम मैंने नहीं बताया, इसका मेरा व्यक्तिगत कारण था। पर उसके बाद जब से मैं इस शहर में आई हूँ किसी ने मुझे किसी भी पुरुष के साथ नहीं देखा है। और इसके लिए आप जिसे चाहे उसे बुला सकते हैं। मैं यहाँ पर किसी एक का नाम नहीं लूँगी, आप मेरे ऑफिस स्टाफ से जिसे चाहे बुला सकते हैं। आप मेरे पड़ोस से किसी को भी बुला सकते हैं। आप मेरी जान पहचान वालों में से किसी को बुला सकते हैं मेरा चरित्र और चाल चलन जानने के लिए, क्योंकि यहाँ मैं किसी को बुलाकर सफाई पेश नहीं करूँगी। हर युग में अग्नि परीक्षा एक औरत ही नहीं देती रहेगी जज साहब। अगर आपको और इन लोगों को सच्चाई जाननी है तो आप लोगों को बुला कर लाइए, या फिर मैं डिफेंस लॉयर से कहूंगी कि मेरे खिलाफ मेरे स्टाफ से या मेरे डॉस से किसी को लाकर खड़ा करें, तो मैं मान जाऊंगी कि जो मुझ पर आरोप लगा रहे हैं वह सही है। और रही बात आपती की और उसके पिता के नाम की, तो जज साहब, जब मैं उसे अकेले दुनिया में ला सकती, अकेले उसे पाल सकती हूँ, उसका इलाज करा सकती हूँ, तो फिर आपती के जीवन में पिता के नाम और अस्तित्व की जरूरत ही नहीं। उसकी दुनिया उसकी मॉम है और उसकी मॉम की दुनिया आपती, जहाँ किसी पिता की जरूरत न थी, न है और न रहेगी। तो बताने में हर्ज क्या है आपको? डिफेंस लॉयर बोला, बिल्कुल वकील साहब, मुझे और आपती को उसके पिता के नाम की जरूरत नहीं, पर आपको और आपके जैसे लोग जो कि खुद को सही समझते हैं उन्हें आईना दिखाने को आपती के पिता का नाम बताना जरूरी है। और आज समय आ गया है कि ये दुनिया जाने कि आपती के पिता कौन है। जज साहब, आपती के पिता अदालत में मौजूद है, और अगर वह आज इस अदालत में कहते कि वह आपती के बायोलॉजिकल फादर नहीं है, तो मैं अदालत से दरखास्त करूंगी कि आपती का उसके पिता के साथ डीएनए टेस्ट कराया जाए और इस बात की पुष्टि कराई जाए कि आपती उनकी बायोलॉजिकल संतान है। आदर्शनी ने जैसे ही कहा, अविनाश एकदम से उठ खड़े हुए। जज साहब, किसी डीएनए टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। मैं ये बात स्वीकार करता हूं कि आपती मेरी संतान है, मेरी और आदर्शनी की संतान, और कोई भी उसे नाजायज़ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने और आदर्शनी बाकायदा विवाह किया था। विवाहित हैं हम दोनों तब से लेकर आज तक हमारा विवाह विच्छेद नहीं हुआ है। इस हिसाब से ना ही तो आदर्शनी चरित्रहीन और अकेली औरत है और ना ही आपती नाजायज़। अविनाश ने मजबूती से कहा तो अथर्व ने उठकर एकदम से तालियां बजा दी। क्रमशः डॉक्टर शैलजा श्रीवास्तव,